नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क की मशहूर शख्सियत, माहिर तालीम, माहिर तिब्बी अमराज, डॉक्टर ज़हीर काजी साहब। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब माहिर तिब्बी अमराज ही नहीं, माहिर समाजी, तालीमी, सियासी और समाजी अमराज के भी माशाल्लाह माहिर है डॉक्टर साहब। उसका इलाज भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आइए हम अपने खास प्रोग्राम रूबरू में डॉक्टर साहब से बात करते हैं। आपके सवाल, जनता के सवाल हम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के सामने रखते हैं कि जनता के तासुरात क्या है इन हालात को लेकर, जो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का मामला है और दीगर बहुत सारे मसाइल पर हम आज गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर ज़हीर काजी साहब। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल है आमना सामना मीडिया में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब बातें तो बहुत सारी है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह से इस लॉकडाउन में और बीमारी, इस वबा महामारी के बाद मुल्क में जो हालात है, आम आदमी बहुत परेशान है और आम व खास सभी परेशान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान परेशान है, पूरा मुल्क परेशान है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया इस वबा से परेशान है। हम ये देखते हैं कि लोगों की शिकायत है कि इस वबा को काबू पाने में जो सरकार की नीतियां रही है, जो अमल रहा है, वो सरकार इसमें नाकाम रही है। जिस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया आनन फानन में और फौरन मोदी जी आए, उन्होंने ऐलान किया कि भाई 21 दिन का लॉकडाउन। लोग फंसे हुए थे बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, जो अपने गांव से रोजी रोटी कमाने आते हैं वो अपने घरों को पहुंच नहीं पाए। आज हालत ये है कि लोग जो है खाने के लिए मोहताज है, भूख से परेशान है, रोटी उनको मैसर नहीं है, लोग बिस्किट और चाय पे गुजारा कर रहे हैं। तो इन हालात में आप क्या देखते हैं कि सरकार कितना कामयाब है, नाकामयाब है, लोगों की शिकायत वो जायज है, नाजायज है? मेरा सबसे पहला सवाल ये आप। देखिए, हालात ऐसे है कि ये हालात पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हालात कितने खराब है। अमेरिका की तरफ देखिए, इटली की तरफ देखिए, तो ये जो वायरस है जी इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे मेडिकल लाइफ में कहा जाता है कि जब मरीज को वायरस होता है तो उसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि बुखार को कम करो, खांसी को कम करो, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो तो वेंटिलेटर पे ले जाओ। फिर उसकी जो अंदर की कुव्वत है, इम्यूनिटी, वो बेस पे वो आदमी बाहर निकल आता है। जी तो हम सिर्फ क्या, वो मरीज को सपोर्टिव मेडिसिन सपोर्ट देते, क्योर तो नहीं है इसका। जी हाँ, ये बात सही है कि लॉकडाउन से लोगों को बहुत परेशानियां है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी परेशानियां है। हो सकता है कि अगर सरकार ये लॉकडाउन एक 2-3 दिन की पहले मुद्दत देती तो लोग उसको एडजस्ट कर लेते, इधर से वो लोग उधर जाते। लेकिन हालात ऐसे थे कि वॉर टाइम्स के अंदर कुछ न कुछ डिसीजन लेने पड़ते, इन गुड फेथ जिसे कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ा प्लानिंग के तहत होता तो ज़रा मुश्किलात कम होती। अब सवाल ये है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा इतना बेहतर नहीं जितना अमेरिका का है, इटाली का है। फिर भी हम, हमारे मेडिकल के जो काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, टेक्नीशियंस है और दूसरा जो स्टाफ है जो हॉस्पिटल की देखभाल करता है, वो अपनी जान को जोखिम में रह के काम कर रहे हैं, उनको सलाम करते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान में जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ है, ये हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, अच्छी तालीम दी गई है, तो उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा जी और हम सब लोगों को मिलके अभी जो है वो है उस बात को डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जाता है, उसको कायम रखना है। घर से बाहर ना निकले बेहतर होगा, क्योंकि हम घर से बाहर जाके जब अंदर आएँगे शायद बीमारी अपने घर में ले आएँगे और अपने बड़े-बूढ़े जो है, उनको ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि जो 60 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और जिनको दूसरी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वगैरह वगैरह, या अस्थमा की शिकायत है, तो इन पे ये वायरस ज़्यादा हावी हो जाता है और इनके जी बचने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को बचाने के लिए हमने, जो जवान तबके का लोग है, वो पूरी कोशिश करना चाहिए कि घर के बाहर नहीं। जी अभी सरकार की बात रही कि ये जैसी जंग छिड़ी गई है इस बार, इट्स अ वॉर टाइम जी और सरकार
कामयाब रही नहीं रही उस पे नुक्ताचीनी न करते हुए हम सब मिलके कुछ न कुछ सोसाइटी भी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, जो अंजुमन आजकल कर। मैं आता हूँ सर उस सवाल पर। उससे पहले हम कुछ जो है, जो हमारा सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम जो हम देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हमारी रियासत में हो चाहे मुल्क का हो, बहुत कमजोर नजर आ रहा है इस वबा से लड़ाई लड़ने में। कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मरीज आपके पास भी रिपोर्ट होगी, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो वहां से पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं। वो उनको वहां जाने के बाद में गए वो डायलिसिस के लिए, दूसरी बीमारियों के लिए, लेकिन वहां उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह के केसेस है। तो क्या हमारे हॉस्पिटल जो है, क्या वहां पर वो सहूलियतें नहीं है? क्यों उन्होंने इंतजाम अच्छा नहीं किया? कुछ बेहतर सिस्टम उन्होंने क्यों नहीं किया? चाहे रियासत के हॉस्पिटल हो हमारे या मरकज के हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, डायलिसिस की जो बात आप कर रहे हैं कि डायलिसिस के पेशेंट जो होते हैं, इनको किडनी की बीमारी जो है, इनको कोविड वायरस जो है पकड़ने के इम्कान बहुत रहते हैं। जैसे ये जो मरीज है, जैसे किडनी का मरीज है, हार्ट का मरीज है, डायबिटीज का है, ब्लड प्रेशर का है, इनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, यानी वो जो बदन के अंदर की कुवत होती है, जो बाहर का जो जर्म जाता है उससे लड़ाई करने की, वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये लोग जो है डायलिसिस के पेशेंट है, इनको आपने देखा होगा कि ये जब डायलिसिस पे होते हैं तो मास्क को पहन लेते हैं डायलिसिस के वक्त भी, बाहर आने के बाद भी, क्योंकि उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। तो मुमकिन है हॉस्पिटलों में भी कितनी भी सफाई हो, कितनी भी बेहतरीन हॉस्पिटल हो दुनिया का, लेकिन वो क्रॉस इन्फेक्शन तो होता ही है। अच्छा। जो दूसरे मरीज एडमिट हुए उनका इन्फेक्शन हवा से या किसी न किसी तरह से वो फैलने के इम्कान रहते हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा ये कोशिश में रहते हैं इस तरह के मरीज को जितने जल्दी अच्छे हुए उतने घर भेजें, क्योंकि अच्छे होने के बाद वापस इन्फेक्शन पकड़। नहीं सर, इस तो वबा में, जहाँ तक जी, इस वबा में जैसे ही कहा था कि 1 मीटर का की दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। अब हॉस्पिटल में ये उनको पता होना चाहिए कि जहाँ पर कोरोना के पेशेंट है, वहाँ दूसरे पेशेंट को नहीं रखना चाहिए फिर उनको, या उनका अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये सरकार की या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी या हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी ये, कि ऐसे वो आदेश जारी करते कि जहाँ पर सही अच्छा सिस्टम पैदा होता, जिससे कि इतने खतरनाक नतीजे सामने नहीं आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोगों की आम एक शिकायत। बात जी, एक बात, ये शिकायत वाजिबी भी है लोगों की, क्योंकि इस तरह का जो कहर मचने वाला है, इसका शायद अंदाजा भी नहीं था, या उतनी प्रिपरेशन होना चाहिए शायद ना हो पाई, थोड़ा कम हो गई कहीं ना कहीं। हम्म। तो ये तो बात है अपनी जगह पे, हम्म। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोरोना वायरस का जो मरीज होता है, जो जवान तबके का मरीज होता है खासकर, वो जी। असिम्प्टोमेटिक होता है, यानी उसको ना खांसी आती है, ना जुकाम है, ना सर दर्द है, ना बदन अच्छा। दर्द है, ना दूसरी चीजें हैं जो होनी चाहिए, या सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं। जी। ये कितने मरीजों में एकदम नॉर्मल घूमते फिरते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको बीमारी अच्छा, पता ही नहीं है। चल तो पाता उस है। तरह के जो, हाँ, उस तरह के जो मरीज कभी अस्पताल में आते हैं या किसी से मिलते हैं, या ऐसा मरीज आता है और कुछ चीजों के लिए, तो वो फैलने के इम्कानात होते हैं। अच्छा। और अभी सरकार ने कोविड-19 का जो वार्ड सिस्टम बनाया है, अभी आइसोलेशन किया है, सेपरेट किया है, और इसकी तैयारी थोड़ा पहले से होनी चाहिए, इसमें कोई जी। शक डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद ना करते हुए सरकारों पर, अब ये हम पूरे मुल्क की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इससे कैसे मुकाबला करें। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि सरकार की कमजोरी से या जल्दबाजी से, या सरकार ने ऐसा सोचा नहीं था। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का भी एक शुरू में ये आया कि जो जहाँ है वहीं ठहर जाए, चाहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो। उन्होंने कहा कि जो जहाँ है वहीं ठहर जाए। तो उसी के नतीजे में निजामुद्दीन मरकज में भी जो है वहां पर तबलीगी जमात के लोग वहीं ठहर गए। उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई, वो आपके सामने है, पूरे देश के सामने है। हम उस पर नहीं जाते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि यानी कि जो बात निकल के सामने है उसको, यानी कि कोरोना को भी मुसलमान बना दिया गया। अब बहस मुस्लिम इदारे के, आपका अंजुम इस्लाम, आप माशाल्लाह सदर है, अंजुम इस्लाम बहुत बड़ा इदारा है। इन हालात में अंजुम इस्लाम की खिदमत क्या होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही हमें, या लोगों को नजर नहीं आ रही, अब तक हमारे सामने नहीं आई। कि जिस तरह से अंजुम इस्लाम को सामने आना चाहिए था। अंजुम इस्लाम के बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो कि आइसोलेशन रूम के काम आ सकते हैं या और जरूरतों के काम आ सकते हैं। तो क्या आप सरकार को इस तरह की पेशकश करेंगे, महाराष्ट्र सरकार को? यकीनन पहले तो मैं बात ये भी कहना चाहूंगा, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक इदारे का सरबराह होने के नाते जिसने इतने खिदमात अंजाम दिए और जंग आज़ादी से लेके आज तक, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग, कुछ मीडिया कोरोना को मुसलमान से जोड़ रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसमें एक एलिमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। मैं बड़े जिम्मेदारी से इसको कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जी। आपने एक सवाल पूछा कि अंजुमन क्या करेगी। लॉकडाउन से एक हफ्ता पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कुछ जिम्मेदारान ऑफिसर ने एक कम्युनिटी मीटिंग बुलाई थी। उसमें बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। उस दौरान मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा कि अंजुमन ऑल ऑफ द नेशन जो रहता है उसमें सबसे आगे रहता है ये इदारा, और आपको जो भी हमारे जरूरत लगी, जैसे हमारा अस्पताल है उसको आइसोलेशन वार्ड आप बनाना चाहते हैं तो मैं अभी दे रहा हूँ। जब आइसोलेशन वार्ड का कंसेप्ट भी नहीं था, यानी ये सब भाग दौड़ शुरू नहीं हुई थी जी। और मैंने कहा उसके अलावा हमारे बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं, वीटी में है, बाइकला में है, बांद्रा में, माहिम में, वर्सोवा, पनवेल, जहां भी आपको हमारे कैंपसेस की जरूरत लगी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हुआ ये कि बांद्रा में लॉकडाउन के 1-2 दिन बाद बहुत कैवस होने लगा, जो फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट, वो बहुत तादाद में जमा होने लगे, भीड़ हो गई। तो वहाँ के जो ऑफिसर है तुम्हारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने हमको खत लिख के रिक्वेस्ट किया कि आप हमको आपका अंजुमन इस्लाम बांद्रा का स्कूल, इसका कैंपस, इसका स्टिल्ट पूरा एरिया एक वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को देंगे। हमने कहा बिल्कुल, आज से आप दीजिए। और वहाँ पे हमने सिस्टमेटिक सा वो 1 मीटर दूरी रख के वो वेंडर्स के लिए जगह रखी और वो वेजिटेबल मार्केट शुरू हुआ। उसके 1 दिन बाद पनवेल के तहसीलदार ने हमसे लेटर मांग के कहा कि आपका बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है पनवेल में, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम अकेले नहीं, लेकिन हमको रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे रोजमर्रा का जो सामान है, रेशनिंग का सामान है, वो स्टोरेज के लिए दीजिए। और हमसे हमारे वहाँ किचन की जो सहूलत थी वो मांग ली, और वहाँ हमारे यहाँ खाना पकाया जा रहा है। आज कम से कम 8,000 लोगों को वो खाना सर्व हुआ पनवेल और अतराफ के इलाकों में, जिसमें काफी डेली वेज अर्नर्स भी थे और उसके साथ साथ माइग्रेंट लेबर्स भी थे और कमजोर तबके के लोग थे। ये तो सबके लिए था, किसी एक कौम के लिए नहीं था। अभी भी चल रहा है। उसके बाद साहब अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। हाँ, उसके फोटोग्राफ वीडियो हम आपको भेज देंगे। और उसके बाद हमने माहिम का जो हमारा खलीफा जियाउद्दीन स्कूल है जी, वो WMO जो ऑर्गेनाइजेशन है का, उन्होंने वो जगह मांगी स्टोरेज के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहां से पैकेजेस बना के फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें कौन से जात का, कौन से धर्म का नहीं देखा जाता, क्योंकि कोरोना सबको लगता है। तो वो भी हमने शुरू किया है, काफी लंबे उसको काफी अरसा हुआ। अभी 3-4 दिन पहले हमारा जो कालसेकर हॉस्पिटल है वर्सोवा में, वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमसे इजाजत मांगी कि हमारे कैंपस में मोबाइल वैन ला के रखी जाएगी और कोविड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, और वो सिलसिला जारी है। फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट किसकी तरफ से? ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक थायरोकेयर ऑर्गेनाइजेशन है, लैब, वो करेंगे। और वो सिलसिला ऐसा रहेगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो डिस्पेंसरीज है उस इलाके में, उन्होंने लिख के देना चाहिए कि इसको सिम्टम्स है, टेस्ट कीजिए, वो मुफ्त में टेस्ट हो जाएगा जी। तो एक राउंड हो गया उनका, मंडे से दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा जी। और हमने ये भी कहा है कि हमारा हॉस्पिटल की भी जरूरत हो तो हम कभी भी और भी देने के लिए तैयार है। हमारे कैंपसेस है, साबु सिद्दीक है, वगैरह वगैरह बड़े ग्राउंड है, हम देने के लिए तैयार है, हम दे चुके जी। अंजुमन, ये बात कहीं आपने प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं सुना, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी के जो अच्छे काम होते वो कभी बताए नहीं जाते।
जी। नुक्स निकाले जाते हैं, उनको मरकजी नजर आता है। बड़ी अफसोस की बात है। ये मीडिया को नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। जी। हालांकि कुछ मीडिया, प्रिंट मीडिया, अंग्रेजी मीडिया के लोगों ने जब इनको पता चला, फोन किया क्या हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन ली, लेकिन आया कभी नहीं। लेकिन हम पब्लिसिटी के बगैर काम करते हैं। जी। ये अंजुमन की एक कल्चर रही। लेकिन क्योंकि ये कोरोना को हिंदू मुस्लिम भी कहा गया एट सर्टेन लेवल, वो गलत बात है, वो है ही नहीं जी। ऐसा। और उस माहौल में ये अच्छा काम एक मुस्लिम इदारा सबके लिए कर रहा है, जी। हर हिंदुस्तानी के लिए कर रहा है, हम्म। इसकी कहीं ना कहीं जिक्र खैर होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये अंजुम इस्लाम से आप पूरी आपने खिदमत दिखाई कि इस पूरे माहौल में या महामारी का मुकाबला अंजुम इस्लाम कैसे कर रहा है, और यकीनन बहुत बड़ी बात है जिसको मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये अफसोस की बात है। और हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सभी तंजीमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस कोरोना वायरस की जंग में, लेकिन उसके बावजूद भी जी हाँ। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम राष्ट्र के सेवक करने वाले लोग हैं, कहीं भी हमने नहीं देखा कि राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों ने कहीं अनाज बांटा हो, कहीं रिलीफ का काम किया हो, कहीं मेडिकल कैंप लगाया हो। इन लोगों ने अभी तक जो है सबसे बड़ा वायरस जो फिरका परिस्थिति का वायरस जो है वो फैलाने का काम मुल्क में किया है, जिसके नुकसान हमें नजर भी आ रहे हैं। और हम नुकसान देख रहे हैं, आगे भी बहुत सारे नुकसान होने के अंदेशे अगर सरकार ने नहीं रोका तो। मैं एक सवाल कि महाराष्ट्र सरकार ने या उद्धव ठाकरे जी ने अभी जो एबीपी न्यूज पर बांद्रा में स्टेशन के बाहर हजारों लोग जमा हो गए, स्टेशन के बाहर, जी वहां पर जी एबीपी जी। के पत्रकार ने जो है गलत जो है जर्नलिज्म किया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। वहाँ ये कहा गया है कि भाई ये तो प्रेस की आज़ादी पे लगाम लगाने की बात की जा रही है, प्रेस को रोका जा रहा है। तो प्रेस का काम ये नहीं है ना कि किसी पे झूठा इल्जाम लगाए, किसी खास तबके को टारगेट करे। तो उद्धव ठाकरे को बहुत जो है सराहा जा रहा है, उनकी तारीफ भी हो रही है वजीर आला की कि किसी एक मीडिया वालों पर उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की। वहीं जाके हम देखते हैं कि इस एफआईआर के बाद में रूबिका लियाकत के सुर भी बदल गए, जो लगातार मुसलमानों को या तबलीगी जमात को गलत गलत अल्फाजों से संबोधित कर रही थी या बकवास कर रही थी। अब हमको ऐसा लगता है कि बांद्रा में जो भीड़ जमा हुई, लोगों का ऐसा मानना है, जनता के ऐसे सवाल है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है ये अच्छा काम कर रही है, इस सरकार को बदनाम करने के लिए वहां पर एक खास तबके ने भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया और उसको भी मुसलमानों से जोड़ दिया, जबकि मजदूर तबका था वहां हिंदू मुसलमान सभी थे। और ये कहा गया कि मुसलमान जमा हो गए और मस्जिद वालों ने जमा किया, इस तरह के इल्जाम लगे, लेकिन एफआईआर बनने के बाद में उनके सुर तब्दील हो गए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी वारदात जो भी होगी उसको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए वो बैठे हैं। मैंने भी कुछ वीडियो देखे वायरल, मेरे डॉक्टर दोस्तों ने मुझे गोवा से भेज के दिया। जी। ये कहा कि बांद्रा के बारे में इस तरह वायरल चल रहा है, वो इल्जामात लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों ने भड़काया है, मस्जिद के पास हुआ है, और वो जो जितने लोग थे वो मुसलमान थे। और वहाँ के जो लोकल लीडर्स गए, बाबा सिद्दीकी है, ये है, वो लोग गए थे क्योंकि क्राउड को समझाने के लिए गए थे पुलिस के कहने पे, तो उनके ऊपर पलट के वार किया जा रहा है। ये लोग सब मुस्लिम सेंट्रिक है, गलत बात है, बड़ी जी। अफसोस की बात है। हम्म। और अगर ये, मेरा सवाल ये है उन लोगों से कि तुम बांद्रा का इंसिडेंट बोल रहे हो, तो उसी वक्त उसी दिन सूरत में भी ये हुआ। जी। तादाद बड़े कम थी, 300 लोग थे, लेकिन उनको किसने किया? सरकार आपकी है, वहां कौन गया था? सही है। तो ये बात, असल बात ये है कि जो हमारे मजदूर तबके के लोग यहाँ अटक गए हैं, जी। उनको साइकोलॉजिकली उनको लग रहा है कि हम यहाँ जिंदा रहेंगे कि नहीं, हमारे वतन जाके हम वहां मरेंगे तो चलेगा। एक उनका एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। जी। तो डिप्रेशन में जो आदमी रहता है ना, वो मौका देखता है, मेरे को भागने मिला, चलो चले जाएं। मेरे ख्याल से वो साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। और इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं हमारे, जो जिसको माइग्रेंट लेबर कहा जाता है, इन पे सरकार के साथ साथ हम सब ऑर्गेनाइजेशन ने, एनजीओज ने भी तवज्जो देनी चाहिए, तभी मामला हल हो जाएगा। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान बनाना, ये सरासर नाइंसाफी है। और एक कोरोना की मदद की जा रही है, ये बात है। लोग का अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर ये हम कर क्या रहे हैं? जी।
This is disservice to the country if we make it Corona Hindu-Muslim. We should not. जी डॉक्टर साहब, आखिरी मैं चाहूंगा कि आप अपील एज ए डॉक्टर, वैसे डॉक्टर के, और आपकी अपील क्या होगी सरकार से और आवाम से? सरकार से मेरी अपील ये रहेगी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो घरों में फंसे हुए, जो माइग्रेंट लेबर्स तो अपने जगह पे, बहुत सारा गरीब तबका, हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, हर मजहब के लोग, गरीब लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं जितना हम समझते हैं। जी जो इमदाद सरकारी, जो इमदाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कहिए, स्टेट गवर्नमेंट की कहिए, और एनजीओज ने भी बढ़ चढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। जी सिर्फ सरकार पे छोड़ना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि हमने सब मिलके हर एक की मदद करनी है। अपना पड़ोसी भूखा है तो उसकी मदद करनी है, ये वक्त ऐसा है। और मेरी दरख्वास्त है पूरे मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों से कि आप ये लॉकडाउन जो आ गया है हमारे पास, इसका एक मकसद है कि ये बीमारी, महामारी फैले नहीं। अगर ये लॉकडाउन के दौरान भी अगर हम बाहर आने लगे, हुजूम जमा करने लगे, तो इसका मकसद नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करें, खासकर नौजवान बच्चों को जो घर में ज़्यादा वक्त बैठ नहीं सकते, वाजिब है, ये है एक साइकोलॉजी, लेकिन उनसे मेरी दरख्वास्त है, आप अपने घरों में रहिए। ये समझिए कि घर में छुट्टी मनाने का वक्त है, अपने फैमिली के साथ इतना वक्त कभी किसी ने बिताया नहीं। जैसा मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं बड़े मुश्किल से 8 घंटे घर में रहता हूँ, उसमें से 6 घंटे सोता हूँ, और बाकी के 16 घंटे काम में लग जाते हैं। तो आज मौका मिला कि फैमिली के साथ रहे, थोड़ा वक्त बिताए, कुछ नई चीजें, किताबें पढ़े, कुछ रिसर्च देखें, ये अच्छा मौका है, इसको इस तरह इस्तेमाल कीजिए। और ना उम्मीदी मायूसी कुफ्र है। हमारा ईमान कहता है कि अल्लाह की जात पे उम्मीद है। जी बेशक। और इबादत में लगे रहें। बेशक। ये एक अच्छा मौका है जी। कि हमारी नमाजें कभी छूट जाती है, कुछ मीटिंग में रहते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। अभी तो पूरा वक्त की पाबंदी आ गई। जी। तो एक ये भी हुआ कि हम ईमान के और पक्के होते जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हर आदमी अपने मजहब के हिसाब से इबादत करे, प्रार्थना करे, गिरजा में भी जाए। सबके भगवान अल्लाह, जीसस क्राइस्ट ये बताते हैं कि सब मिल के रहो, अमन से रहो, शांति से रहो, भाईचारे रहो। ये सब चीजें हमें आना चाहिए। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर ईसाई, हर सिख में ये जज्बा होना चाहिए कि हम सब एक है, हम इंसान है, और ये इंसानियत के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है, हमको सबके मिलके लड़ना है। जी बिल्कुल। और एक मैं बात बताऊं, अंजुमन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हम कांस्टेंट टच में है, उनके पेरेंट्स के टच में है, जहाँ इमदाद देनी वहाँ पहुँचा रहे हैं, और हमारे बच्चों को हम ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल घर बैठ के बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉन्फ्रेंस मेरी और आपकी हो रही है, इस तरह की गुज़िश्ता 6 दिन से लगातार 6 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, 3 घंटे के बाद गैप लेके और 3 घंटे के बाद। वाह। तो हम अंजुमन के काम में भी सब लगे हुए हैं, क्योंकि आना वाला वक्त, फिर आगे इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं, उसको किस तरह किया जाए। आपको एक बात बताता चलूँ, मैं गुज़िश्ता महीने की सैलरी हमने 1 हफ्ता पहले दे दी। या आने वाले महीने की सैलरी हम मई 1 के बजाय अप्रैल के लास्ट वीक में देंगे, ताकि लोग रमजान में उसको काम आए, उनके सबके अकाउंट्स में ट्रांसफर डायरेक्ट किया गया। वाह डॉक्टर साहब, बहुत चाहूंगा कि आप अंजुमन के लिए भी दुआ करें। बिल्कुल। और हमको हमारे बच्चों की बहुत फिक्र है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल जी। सवाल ये है कि जैसे कि आपने मौलवी और जो टीचर्स को जो सहूलत दी, सैलरी दी, कि आप वक्त से पहले भी सैलरी देंगे, इससे पहले भी आपने दे दी। सवाल ये है कि इस लॉकडाउन के बाद में जाहिर सी बात है जल्दी हालात सुधरेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे है, वालिदैन हैं जिनका आमदनी का जरिया बहुत महदूद है जी। उनकी माली परेशानी बहुत हो जाएगी हर तरह से, क्योंकि सारे जराए बंद हो गए हैं। तो बहुत हमारे बच्चे जो है फीस नहीं भर पाएंगे।
फीस की बराबर, सही बात। उनके पास, उनके लिए अंजुमन इस्लाम क्या सहूलत देगा सर? अंजुमन ने उनको सहूलत देने का पूरा इंतजाम किया है, अच्छा। और जो गरीब बच्चे हैं जिनकी फी पूरी भरी जाए वो भी इंतजाम है। और हम सब जगह अपील भी कर रहे हैं, जो लोग ज़कात देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, जो बड़े-बड़े हज़रात हैं उनको हमने लिखा भी है, वो वो बड़ी अच्छी रकम आने की उम्मीद है। अगर ना भी आए, जी। खुदा न खास्ता नहीं आए, तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम बच्चों को मायूस होने नहीं देंगे। बच्चों को हम, ये कुछ नई बात नहीं है अंजुमन के लिए, 50% बच्चे तो वक़्त पे फीस नहीं भर सकते, जी। उनको इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, कुछ बच्चों की फीस माफ़ की जाती है, कुछ ज़कात के मुस्तहिक़ ज़कात का पैसा दिया जाता है, और फिर अंजुमन खुद बहुत सारी फीस माफ़ भी कर देता है। ये सिलसिला हर साल का है, ये हमको इसका तजुर्बा है, लेकिन इस साल ये तादाद शायद दुगनी हो जाएगी, जो ज़्यादा हो लोग जाएगी। वक़्त पे पैसा नहीं दे पाएँगे। जी। हम इसकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं होगी, और हर साल की तरह बच्चों को सहूलत दी जाएगी और कुछ फीस माफ़ भी की जाएगी। जी। और हम अभी इसी वक़्त घर में बैठ के भी अपील्स बना रहे हैं, जहाँ-जहाँ हमको लोग देना चाहे उनसे भी लेंगे और हम खुद करेंगे। अच्छा। और ये जान के खुशी होगी, अगर फीस नहीं भी आई तो सैलरी तो टीचर्स को जाएगी, नहीं, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आमना-सामना मीडिया से बात करने के लिए, अपना कीमती वक़्त देने के लिए, और ये जानकारी जो आपने दी है, बहुत सारी जानकारी, वो अब तक लोगों तक नहीं पहुँची है। हमें उम्मीद है कि यहाँ से लोगों तक पहुँचेगी और मीडिया तक भी पहुँचेगी। जो मीडिया बिल्कुल मुसलमानों को ये दिखा रहा है कि मुसलमान इस मुल्क के विलन हैं, जबकि हम बड़े काम कर रहे हैं, हमारे इदारे बड़े काम कर रहे हैं। जी, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना वॉरियर्स, जी। तो वॉरियर्स में हमारा भी शुमार है, हम भी लड़ रहे हैं कोरोना वायरस, जी। कंधा से कंधा मिला के इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के अच्छी सेहत के लिए जी। हम भी आगे हैं। और लड़ते रहेंगे, हमेशा आगे रहे और आगे रहेंगे। हमेशा रहेंगे। ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, और हम किसी से कम नहीं। जहाँ की जो देश प्रेम की बात आती है, हुब्बुल वतन की बात आती है, हम सबसे आगे हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत-बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम।